इस विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के पन्नों में उतर रहे हैं जिसने सच कहूं तो पीढ़ियों को प्रभावित किया है। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हाँ बिल्कुल। और किताब भी कोई ऐसी वैसी नहीं। हमारे सामने है नेपोलियन हिल की क्लासिक सोचिए और अमीर बनिए का हिंदी संस्करण। सही कहा। ये किताब पहली बार 1937 में छपी थी और सोचिए तब से आज तक 1.5 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं दुनिया भर में। और ये आंकड़ा ही बताता है कि इसमें कुछ तो खास बात है। ये सिर्फ हिल के अपने विचार नहीं है, उन्होंने एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हाँ बड़े बड़े नाम हैं। बिल्कुल, ऐसे 500 से ज्यादा उस दौर के सबसे सफल लोगों पर 20 साल तक रिसर्च की, उनके जीवन का अध्ययन करके ये सिद्धांत निकाले हैं। तो आज हमारा इरादा सिर्फ इन सिद्धांतों को दोहराना नहीं है, हम उनके पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि हिल के मुताबिक हमारी सोच, हमारी इच्छा की तीव्रता, हमारा विश्वास और हमारी लगन, ये सब मिलकर सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि किसी भी तरह की सफलता का रास्ता कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल। और हिल का जो ढांचा है वो बहुत साफ है। हम मुख्य रूप से कुछ बुनियादी स्तंभों पर ही ध्यान देंगे, जैसे प्रबल इच्छा की शक्ति, अटूट विश्वास कैसे बनाएं, फिर संगठित योजना का महत्व, हार ना मानने वाली लगन और सबसे बड़ा दुश्मन डर, उस पर विजय पाना। ये वो चाबियां हैं, आप कह सकते हैं, जिनसे हिल सफलता का ताला खोलने की बात करते हैं। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हिल करते हैं, विचार की शक्ति से। उनका सबसे बुनियादी दावा है कि हमारे विचार, खासकर जब वो एक निश्चित लक्ष्य और प्रबल इच्छा से जुड़े हों, तो वो भौतिक हकीकत बन सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा जादुई सा लगता है ना? हाँ लगता तो है, लेकिन हिल इसे एडविन सी बर्न्स की कहानी से समझाते हैं। हाँ, बर्न्स वाली कहानी, वो तो कमाल है ना? वो एक साधारण सा युवक था, न पैसा न कोई खास शिक्षा, लेकिन दिमाग में एक धुन सवार थी। अच्छा। बल्कि के साथ काम करना था, पार्टनर बनना था। ये है लक्ष्य की स्पष्टता, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, जैसा हिल कहते हैं। इस पर वो बहुत जोर देते हैं। और सिर्फ इच्छा नहीं थी, बल्कि एक जलती हुई प्रबल इच्छा थी, जाके कहते बर्निंग डिजायर। बर्न्स ने मन में ठान लिया था कि वो यही करेगा, और उसने पीछे हटने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे अपने लिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वो बिना बुलाए, बिना जान पहचान, सोचिए जरा, मालगाड़ी पकड़कर एडिसन के ऑफिस पहुंच गया। हिम्मत की बात है। बिल्कुल। एडिसन उसके फटे हाल कपड़ों को देखकर और उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रभावित तो हुए, लेकिन पार्टनरशिप तो बहुत दूर की बात थी। अच्छा। शुरू में तो उसे बहुत छोटा मोटा काम ही दिया। यहाँ ज्यादातर लोग शायद हार मान लेते हैं, लेकिन बर्न्स वो डटा रहा। वो एडिसन के आसपास ही रहा, मौके का इंतजार करता रहा और अपने दिमाग को हमेशा उस एक लक्ष्य पर फोकस रखा। और फिर मौका आया। एडिसन का एक नया आविष्कार था, एडीफोन, एक डिक्टेटिंग मशीन। कोई और उसे बेचने को तैयार नहीं था। शायद मुश्किल लग रहा था, लेकिन बर्न्स ने कहा मैं बेचूंगा। उसने चुनौती स्वीकार की और वो कामयाब रहा। और वहीं से उसकी एडिसन के साथ पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। हिल यही कहते हैं, बर्न्स सफल हुआ क्योंकि उसने सिर्फ इच्छा नहीं की, उसने एक निश्चित योजना बनाई, एडिसन के पास जाना, वहां टिके रहना, और उस पर तब तक अमल किया जब तक सफलता मिल नहीं गई। तो ये दिखाता है कि विचार सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, अगर उनके पीछे अटूट इरादा हो। इसी विचार और विश्वास की शक्ति का एक और बहुत मार्मिक उदाहरण हिल अपने बेटे ब्लेयर के जीवन से देते हैं। हाँ, ब्लेयर की कहानी तो दिल को छू जाती है। ब्लेयर जन्म से सुन नहीं सकता था। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि वो जीवन भर सुन बोल नहीं पाएगा। सोचिए, एक पिता के लिए ये सुनना कितना मुश्किल रहा होगा। यकीनन। लेकिन हिल उन्होंने इस सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि उनका बेटा सुनेगा और बोलेगा। और उन्होंने किया क्या इसके लिए? उन्होंने लगातार, रोजाना अपने बेटे के मन में ये विचार डाला, ये विश्वास जगाया कि उसकी सुनने की शक्ति वापस आ रही है। इसे हिल आत्म सुझाव कहते हैं, ऑटो सजेशन। अपने अवचेतन मन को लगातार सकारात्मक संदेश देना। तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये विश्वास का, फेथ का सक्रिय निर्माण है। हिल मानते थे कि विश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसे इच्छा और आत्म सुझाव से विकसित किया जा सकता है। उन्होंने अपने बेटे के अवचेतन मन को बार बार ये यकीन दिलाया कि वो सुन सकता है। और नतीजा? नतीजा अद्भुत था। सालों बाद, धीरे धीरे ही सही,
ब्लेयर की सुनने की शक्ति विकसित हुई। वो सामान्य जीवन जीने में सक्षम हुआ। यहाँ तक कि बाद में उसने हिल के सिद्धांतों पर काम करने वाली एक संस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाह, ये कहानी वाकई दिखाती है कि कैसे प्रबल विश्वास शायद बाहरी परिस्थितियों को भी बदल सकता है। या कम से कम हमें उन्हें बदलने की आंतरिक शक्ति तो दे ही सकता है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ एक निश्चित प्रबल इच्छा, और दूसरा उस इच्छा के पूरे होने का अटूट विश्वास। लेकिन क्या इतना काफी है? हिल कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है लगन, परसिस्टेंस। यहाँ मुझे आयु डोबी की कहानी याद आती है, वो सोने की खान वाली। हाँ, डर्बी वाली कहानी। वो तो एक क्लासिक उदाहरण है लगन की कमी का, या कहिए सबक का। डर्बी और उसके अंकल ने कोलोराडो में सोने की उम्मीद में खुदाई शुरू की। उन्हें थोड़ी सफलता मिली भी शुरू में, जोश बढ़ गया। लेकिन फिर अचानक सोने की नस गायब हो गई। उन्होंने थोड़ी और खुदाई की, पर जब कुछ नहीं मिला तो हिम्मत हार बैठे। सोचा बस यहीं तक था, कहानी खत्म। और उन्होंने क्या किया? छोड़ गया? हाँ, छोड़ दिया। अपनी सारी मशीनें औने पौने दाम में एक कबाड़ी वाले को बेच दी और घर लौट गए। और फिर क्या हुआ? यहीं कहानी खत्म नहीं होती शायद। नहीं, वो कबाड़ी वाला थोड़ा ज्यादा समझदार निकला। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया सलाह लेने के लिए। अच्छा। इंजीनियर ने जगह का मुआयना किया और बताया कि डर्बी ने जहां खुदाई छोड़ी थी, सोने की मुख्य नस उससे सिर्फ 3 फीट नीचे थी। सिर्फ 3 फीट? अरे बाप रे। हाँ, सिर्फ 3 फीट। डर्बी और उसके अंकल वो अस्थायी हार से घबराकर पीछे हट गए थे। उस कबाड़ी वाले ने खुदाई जारी रखी और कहते हैं करोड़ों डॉलर का सोना निकाला। हो, ये कहानी तो मतलब दिल तोड़ने वाली है। लेकिन डर्बी ने इससे एक बहुत महंगा सबक सीखा होगा। सीखा, और बहुत बड़ा सबक सीखा कि हार मानने से ठीक पहले थोड़ा और टिके रहना कितना जरूरी है। यही कहते हैं ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो पहली मुश्किल या जिसे वो हार मान लेते हैं उसी पर मैदान छोड़ देते हैं, जबकि सफलता शायद अगले ही मोड़ पर इंतजार कर रही होती है। बिल्कुल, सफलता अक्सर उसी मोड़ के बाद इंतजार कर रही होती है जहां से लोग वापस मुड़ जाते हैं। और डर्बी ने सबक बाद में इस्तेमाल भी किया। कैसे? जब वो इंश्योरेंस बेचने का काम करते थे तो एक किसान था जो बार बार मना कर देता था, लेकिन डर्बी हर बार पूरी लगन से वापस जाते रहे। नहीं को जवाब नहीं माना। अंत में उस किसान ने हार मान ली और पॉलिसी खरीद ली। तो लगन काम आई। बिल्कुल। हिल बताते हैं कि उनके अध्ययन किए गए 500 सफल लोगों में से लगभग सभी ने ये माना कि उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ठीक उस वक्त आई जब लग रहा था कि बस अब सब खत्म हो गया है। लगन असल में इच्छा शक्ति का लगातार जारी रहना है। और लगन का शायद सबसे बड़ा उदाहरण हेनरी फोर्ड और उनके V8 इंजन के निर्माण की कहानी है। आज हमें V8 इंजन बहुत आम लगता है। हाँ, आज तो आम है। लेकिन उस जमाने में एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर फिट करना ये असंभव माना जाता था। बिल्कुल असंभव। फोर्ड ने अपने इंजीनियरों को यही असंभव काम सौंपा था। इंजीनियरों ने बार बार कोशिश की, डिजाइन बनाए, पर हर बार नतीजा यही निकला कि ये नहीं हो सकता। उन्होंने फोर्ड को बताया भी कि सर, ये नामुमकिन है। लेकिन फोर्ड का जवाब क्या था? वो तो अपनी जिद के पक्के थे। हाँ, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे ये इंजन चाहिए, इसे बनाओ। और जब इंजीनियरों ने फिर अपनी मुश्किलें गिनाई तो फोर्ड ने बस इतना कहा, लगे रहो, तब तक लगे रहो जब तक कामयाब ना हो जाओ। वाह, इसमें उनकी लगन भी दिखती है और निर्णय लेने की क्षमता भी। बिल्कुल, ये निर्णय वाला सिद्धांत भी है जिस पर हिल जोर देते हैं। फोर्ड ने फैसला कर लिया था और वे उससे हटने वाले नहीं थे। इंजीनियरों को भी पता था कि फोर्ड का मतलब है जो वो कहते हैं। और अंत में महीनों की लगातार कोशिशों और असफलताओं के बाद वो जादुई समाधान मिल ही गया जिससे V8 इंजन बनाना संभव हुआ। ये कहानी दिखाती है कि जब एक निश्चित लक्ष्य, अटूट विश्वास और हार न मानने वाली लगन मिलती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। ठीक है, तो इच्छा, विश्वास और लगन, ये 3 बहुत मजबूत स्तंभ हो गए। लेकिन हिल कहते हैं कि इन्हें सही दिशा देने के लिए एक ठोस योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग भी चाहिए। और यहीं पर उनका मास्टरमाइंड का सिद्धांत आता है। ये क्या है? मास्टरमाइंड ये सिर्फ टीम वर्क या नेटवर्किंग से कहीं ज्यादा है। हिल इसे परिभाषित करते हैं 2 या 2 से अधिक लोगों के दिमागों का समन्वय, जो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सद्भाव की भावना से काम करते हैं। सद्भाव की भावना से, हार्मनी। हाँ, ये हार्मनी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हिल का मानना था कि जब 2 या अधिक दिमाग इस तरह सद्भाव में मिलते हैं तो वे एक अदृश्य अतिरिक्त शक्ति या ऊर्जा पैदा करते हैं।
एक तरह का थर्ड माइंड बनता है जो अकेले किसी भी व्यक्ति के दिमाग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये सुनने में काफी दिलचस्प है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है हिल की किताब में? हाँ, हिल कई उदाहरण देते हैं, जैसे एंड्रू कार्नेगी। उन्होंने अपना स्टील साम्राज्य बनाने के लिए लगभग 50 लोगों का एक मास्टरमाइंड समूह बनाया था। इनमें से हर कोई अपने अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ था। कार्नेगी खुद स्टील बनाने के बारे में शायद ज्यादा नहीं जानते थे। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वे लोगों को एकजुट करना जानते थे, उनसे सर्वश्रेष्ठ काम लेना जानते थे। ये उनकी खूबी थी। इसी तरह यूएस स्टील कॉरपोरेशन का बनना वो भी एक तरह का मास्टरमाइंड गठजोड़ ही था। चार्ल्स श्वाब का प्रेरक विजन, जेपी मॉर्गन की वित्तीय शक्ति और कार्नेगी की औद्योगिक विरासत, ये सब मिले। होता है? मेरे ख्याल से बिल्कुल होता है। आप महात्मा गांधी का उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने करोड़ों लोगों को भारत की स्वतंत्रता के एक निश्चित लक्ष्य के लिए एकजुट किया। ये एक बहुत विशाल मास्टरमाइंड समूह का प्रतीक था जो एक साझा उद्देश्य के लिए सद्भाव से काम कर रहा था। ये एक अलग नजरिया है देखने का। या फिर बिजनेस की दुनिया में देखें तो रॉस पेरोट की कंपनी ईडीएस का उदाहरण है। 1970s के दशक में उनकी छोटी सी टीम ने उस समय के दिग्गज कंपनी आईबीएम को एक बहुत बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट की बोली में हरा दिया था। अच्छा, ये कैसे हुआ? पेरोट ने अपनी टीम में गजब का तालमेल और विश्वास पैदा किया था, एक मास्टरमाइंड बनाया था। इसी सामूहिक बुद्धि और ऊर्जा ने उन्हें वो असाधारण जीत दिलाई। तो मास्टरमाइंड का मतलब है सही लोगों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट करना और उनकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस का उपयोग करना। ठीक है, योजना बनाने के लिए मास्टरमाइंड जरूरी है। और क्या चाहिए? आपने विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात भी की थी। हाँ बिल्कुल। हिल कहते हैं कि सिर्फ सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज काफी नहीं है सफलता के लिए। आपको अपने लक्ष्य से जुड़ा विशिष्ट ज्ञान चाहिए। यहाँ फिर हेनरी फोर्ड का उदाहरण आता है, वो मुकदमा वाला किस्सा। हाँ, जब एक अखबार ने उन पर अज्ञानी होने का आरोप लगाया था। बिल्कुल, शिकागो ट्रिब्यून ने उन्हें अज्ञानी शांतिवादी कहा था। फोर्ड ने मानहानि का मुकदमा कर दिया। कोर्ट में वकील ने फोर्ड से कई सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे। बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन था, अमेरिकी क्रांति कब हुई, वगैरह वगैरह। और फोर्ड जवाब नहीं दे पाए थे। हाँ, कई सवालों के सही जवाब नहीं दे पाए। वकील यही साबित करना चाहता था कि देखिए फोर्ड कितने अज्ञानी हैं। तब फोर्ड ने क्या कहा? उनका जवाब बड़ा मशहूर है। हाँ, फोर्ड आखिरकार झुंझला गए और उन्होंने कहा, अगर मुझे वाकई इन बेवकूफी भरे सवालों का जवाब चाहिए होता तो मेरे डेस्क पर बटनों की एक कतार है। मैं सही बटन दबाकर ऐसे विशेषज्ञों को बुला सकता हूं जो मुझे किसी भी विषय पर जरूरी जानकारी दे सकते हैं। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे अपना दिमाग ऐसी फालतू बातों से क्यों भरना चाहिए, जबकि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए ज्ञान जुटा सकते हैं? क्या बात है। फोर्ड का मुद्दा ये था कि उन्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये जानने की जरूरत है कि जरूरी ज्ञान कहां से और कैसे हासिल किया जाए और उसे अपने लक्ष्य के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, संगठित कैसे किया जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा बेकार है, पढ़ना लिखना जरूरी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिल खुद शिक्षा के महत्व पर बहुत जोर देते हैं। हाँ। बल्कि डेव थॉमस का उदाहरण है, वेंडीज रेस्टोरेंट के संस्थापक। वो अरबपति बन गए थे, लेकिन उन्होंने 45 साल की उम्र में अपना हाई स्कूल डिप्लोमा GED पूरा किया। अरे वाह! क्यों? ताकि वे युवाओं को पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रेरित कर सकें। हिल का कहना है कि ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब उसे संगठित करके एक निश्चित योजना के तहत लागू किया जाए। एप्लीकेशन इज की। लगातार सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग और सीखे हुए को इस्तेमाल करना, ये सफलता के लिए जरूरी है, सिर्फ डिग्रियां इकट्ठा करना नहीं। ठीक है, तो हमने अब तक सफलता के सारे सकारात्मक पहलुओं की बात की, इच्छा, विश्वास, लगन, योजना, ज्ञान। लेकिन हिल एक बड़ा हिस्सा उन नकारात्मक शक्तियों को भी समर्पित करते हैं जो हमें रोकती हैं, खासकर डर, फियर। हाँ, डर। हिल मानते हैं कि ये सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने असफलता के 30 मुख्य कारण गिनाए हैं, लेकिन उनका मानना है कि ज्यादातर असफलताएं 6 मूलभूत डरों में से किसी एक या अधिक की वजह से होती हैं। कौन से है वो 6 डर? खराब स्वास्थ्य का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ। चौथा, प्यार खोने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। 5वां, बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज। और छठा, मृत्यु का डर, फियर ऑफ डेथ। इनमें से कौन सा डर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है हिल के अनुसार? हिल के अनुसार आलोचना का डर शायद सबसे घातक है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये डर लोगों को पहल करने से रोकता है, नए विचार आजमाने से रोकता है, बड़े लक्ष्य निर्धारित करने से रोकता है, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये तो बहुत आम है। बहुत आम। ये डर हमारी कल्पना को, हमारी मौलिकता को मार देता है। कितने ही अच्छे विचार, कितने ही सपने
सिर्फ इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की आलोचना का डर होता है। और हिल ये भी बताते हैं कि डर अकेले नहीं आता। डर, संदेह, डाउट और अनिर्णय, इनडिसीजन, ये तीनों दोस्त हैं एक तरह से। है और जब संदेह बढ़ता है तो वो डर में बदल जाता है। और ये तीनों मिलके क्या करते हैं? ये तीनों मिलकर हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। हिल कहते हैं कि सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और जरूरत पड़ने पर ही धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग वो धीरे धीरे निर्णय लेते हैं और फिर उसे बार बार और जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। अनिर्णय। तो इन डरों और संदेहों से और इस अनिर्णय से कैसे निपटा जाए? कोई तरीका बताया हिल ने? हाँ, पहला कदम है उन्हें पहचानना, अवेयरनेस। हिल इसके लिए एक आत्मविश्लेषण प्रश्नावली देते हैं, सेल्फ एनालिसिस क्वेश्चनर। उसमें 28 सवाल हैं। ये सवाल हमें ईमानदारी से खुद को देखने में मदद करते हैं कि कहीं हम इन डरों या अनिर्णय के शिकार तो नहीं। खुद को जानना, सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, यही बदलाव की शुरुआत है। इसके बाद हिल सुझाव देते हैं कि हम डर के विचारों को सचेत रूप से, कॉन्शियसली बदलें, उन्हें इच्छा, विश्वास और निश्चित उद्देश्य के सकारात्मक विचारों से रिप्लेस करें। हिल उन 55 आम बहानों की लिस्ट भी देते हैं, 55 फेमस एलिबाइज, जो लोग अपनी असफलताओं को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ याद है उनमें से? हाँ, बिल्कुल। उनमें से कुछ तो बहुत ही आम है, जैसे अगर मेरे पास पैसा होता तो, हाँ, ये तो बहुत सुना है। अगर मैं जवान होता, या अगर मेरी उम्र ज्यादा ना होती, अगर मेरे पास अच्छी शिक्षा होती, अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक होता, अगर मेरे पास समय होता। समय वाला बहाना भी बहुत चलता है। बिल्कुल। अगर परिस्थितियां अलग होती, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती, अगर लोग मुझे समझते, अगर मेरा परिवार मेरा साथ देता। ये लिस्ट बहुत लंबी है। और हिल का क्या कहना है इन बहानों के बारे में? हिल साफ कहते हैं कि जब तक हम इन बहानों के पीछे छिपते रहेंगे, तब तक हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। सफलता के लिए बहानों को छोड़कर जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? सोचिए और अमीर बनिए का निचोड़ क्या है? देखिए, सार ये है कि ये किताब सिर्फ पैसा कमाने की तकनीक नहीं बताती, बल्कि ये एक मानसिक और दार्शनिक ढांचा प्रस्तुत करती है, जीने का एक तरीका। हिल का मूल संदेश यही है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। मतलब जैसा हम अंदर से सोचते हैं वैसा ही बाहर पाते हैं। काफी हद तक हमारी सोच, हमारी इच्छाएं, हमारा विश्वास, हमारी लगन और हाँ, हमारे डर, ये सब मिलकर हमारी हकीकत बनाते हैं। एडविन बर्न्स से लेकर हेनरी फोर्ड और डर्बी की कहानियों तक सब इसी बात को तो साबित करती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि महान सफलता वो भाग्य या संयोग की बात नहीं है, बल्कि कुछ निश्चित मानसिक सिद्धांतों को अपनाने और उन पर लगातार अमल करने का नतीजा है? हिल के अनुसार हाँ, बिल्कुल यही उनका केंद्रीय तर्क है। इसके लिए चाहिए एक बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य, डेफिनेट चीफ एम, उस लक्ष्य को पाने की जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर, ऐसा अटूट विश्वास जो संदेह को टिकने न दे, अनशेकेबल फेथ, संगठित योजना, मास्टरमाइंड सहयोगियों का साथ और सबसे बढ़कर हार न मानने वाली लगन, परसिस्टेंस। और डर, संदेह, अस्थायी हारें, वो तो आएंगी, वो यात्रा का हिस्सा है। लेकिन हिल कहते हैं कि वे सिर्फ बाधाएं हैं जिन्हें पार किया जा सकता है अगर इरादा पक्का हो। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, प्रेरणादायक है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक अहम सवाल उठ रहा है। हिल ने ये सिद्धांत लिखे थे करीब 90 साल पहले की दुनिया के लिए। सही बात है। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, दुनिया बहुत तेज हो गई है, बहुत जटिल, बहुत अलग। तो क्या ये सिद्धांत आज भी उतने ही कारगर हैं, उतने ही पावरफुल हैं? ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, विचार करने लायक। क्या आज की इस भयंकर प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में, जहां हर तरफ से ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, जानकारी का सैलाब है, क्या ऐसे में एक निश्चित मुख्य लक्ष्य पर टिके रहना और हार न मानने वाली लगन दिखाना, क्या ये वाकई संभव है? या क्या ये सिद्धांत अब थोड़े पुराने पड़ गए हैं, आउटडेटेड हो गए हैं? या फिर अगर ये आज भी प्रासंगिक हैं, और मुझे लगता है काफी हद तक हैं, तो हमारे अपने जीवन में वो कौन सी सबसे बड़ी मानसिक बाधा है? शायद आलोचना का वही पुराना डर, या अनिर्णय की आदत, या कोई अनकहा बहाना जिसके पीछे हम छिपे हैं। वो कौन सी बाधा है जिसे हटाने के लिए हम हिल के इन उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये सोचने के लिए गहरा बिंदु है, हर किसी के लिए। बिल्कुल, सोचने के लिए एक जरूरी सवाल। इस विचार यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको हमारी ये किताब पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल किताबें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।